Audio Jungle. नमस्कार, मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूं। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। घर में बंद हूं लेकिन मैं कुछ पहले से आजाद हूं। नजरें कैद हैं चार दीवारी पर नए नजरिए से आबाद हूं। कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा। हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा। कि जूठे बर्तनों सी गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए। इकट्ठा हूं इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। वो नीचे वाली परचून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने झोली भर दी अनाज से। सारे एप्स ने जब मुंह फेर लिया। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं जो बस कुछ पल संग मांगते रहे। जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके, पेरिस, रोम में। बच्चों संग जब खेला लूडो, समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की कितनी संभावना, आम आदमी को इससे कितना खतरा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,98,000 से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से करीब 44 लाख लोगों से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2500 से ज़्यादा हो गई है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से करीब 78,000 लोगों से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट अमेरिका, स्पेन, इटली और फ्रांस बताए जा रहे हैं। इस वायरस में मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों में से कितने लोग की मौत हो रही है। रिसर्च स्कॉलर्स, शोधकर्ताओं की माने तो कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की संभावना है। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होने या उसका बच जाना तमाम अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में से संक्रमित व्यक्ति की उम्र, लिंग, उसका सामान्य स्वास्थ्य और वह जिस देश में रहता है वहाँ की स्वास्थ्य तंत्र शामिल है। मृत्यु दर निकालना कितना मुश्किल है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि वायरस से संक्रमण के ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र की नज़रों में ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। मृत्यु दर निकालना कितना मुश्किल है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है,
यह निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि वायरस से संक्रमण के ज़्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र की नज़रों में ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं, जिस वजह से वे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस से जुड़ी मृत्यु दर अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए वायरस की अलग अलग किस्में जिम्मेदार नहीं है। इंपीरियल कॉलेज के शोध के मुताबिक कोरोना वायरस की अलग अलग मृत्यु दरें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अलग अलग देशों में स्वास्थ्य तंत्रों की आसानी से नज़र में ना आने वाले मामलों का पता लगाने में दक्षता अलग अलग है। ऐसे में जब संक्रमित होने वाले सभी व्यक्तियों की गिनती नहीं होती है तो इससे जो मृत्यु दर निकल कर आती है वो असल मृत्यु दर से ज़्यादा होती है, क्योंकि मृत्यु दर निकालने के लिए मरने वाले लोगों की कुल संख्या को संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। संक्रमण के चलते मौत, किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद उसके ठीक होने या संक्रमण के चलते मौत होने में समय लगता है। अगर आप सभी ऐसे मामलों को शामिल कर लें जिनमें अब तक लक्षण भी सामने नहीं आए हैं तो आप मृत्यु दर कम आंकेंगे, क्योंकि आपके आकलन में मरने वालों की वो संख्या नहीं होगी जिनकी आखिरकार इस वायरस के चलते मौत होगी। वैज्ञानिक इन सभी सवालों से जुड़े सबूतों को एकत्रित कर मृत्यु दर निकालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक एक फ्लाइट से अपने देश लौटने वाले लोगों पर नज़र रखकर उनमें से बीमार पड़ने वाली लोगों की संख्या के आधार पर एक अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशों से मिले सबूतों में मामूली बदलाव भी कोरोना वायरस से जुड़े बड़े परिदृश्य को बदलने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप चीन के सूबे प्रांत के आंकड़े निकाल वहाँ जहाँ मृत्यु दर शेष चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी तो आपको कोरोना वायरस से मृत्यु दर काफ़ी खराब दिखेगी। ऐसे में वैज्ञानिक मृत्यु दर के मामले में संभावित आंकड़ा देते हैं, लेकिन इससे भी पूरी बात सामने नहीं आती, क्योंकि यहाँ एक भी मुख्य मृत्यु दर नहीं है। आम आदमी को कितना खतरा है? कोरोना वायरस की वजह से बुजुर्गों, पहले से बीमार और पुरुषों के मरने की खतरा ज़्यादा है। चीन के 44,000 मामलों के पहले विश्लेषण में सामने आया है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों के मरने की दर मध्य उम्र वर्ग के लोगों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा था। 30 साल से कम उम्र के लोगों के कोरोना वायरस में मरने की दर सबसे कम थी। ऐसे 4500 मामलों में से सिर्फ 8 व्यक्तियों की मौत हुई। वहीं पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थी। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हम भौगोलिक क्षेत्र में हर तरह के व्यक्ति को कितना जोखिम है इसे लेकर हमारे पास अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। कितना जोखिम है? अगर चीन, यूरोप या अफ्रीका में रहने वाले किसी 80 वर्षीय वृद्ध को कोरोना वायरस से होने वाले जोखिम का अंदाज़ा लगाया जाए तो चीन में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपकी मेडिकल हालत कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसके साथ ही एक बात ये भी अहम है कि कोई व्यक्ति ये बीमारी फैलने के किस स्तर पर संक्रमित हुआ है। अगर महामारी और ज़्यादा फैल जाती है तो स्वास्थ्य तंत्र लगातार आते संक्रमण के मामलों में घिर जाता है, क्योंकि किसी भी नियत समय पर एक निश्चित स्थान पर एक सीमित संख्या में वेंटिलेटर या आईसीयू उपलब्ध हो सकते हैं। क्या ये फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है? हम कोरोना वायरस की मृत्यु दर की तुलना फ्लू से नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के बुखार के लक्षण होने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में हम ये नहीं जानते हैं कि हर साल फ्लू कितने अन्य वायरस के कितने मामले सामने आते हैं, लेकिन फ्लू की वजह से आज भी सर्दियों में ब्रिटेन में लोगों की मौत होती है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक ये स्पष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस फैलने की स्थिति में सबसे ज़्यादा जोखिम में किस तरह के लोग होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक सामान्य राय ये है कि आप हाथ धुलकर, खांसते और छींकते हुए लोगों से दूर रहकर और अपनी नाक, आँख और मुंह को छूने से बचकर आप सांस लेने से जुड़े सभी वायरसों से स्वयं को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संग जीना है, संक्रमित बर्तनों और कपड़ों आदि का क्या करें, किन बातों का रखें ध्यान। कोरोना वायरस का संक्रमण देश और दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का अस्पतालों में इलाज हो रहा है
और बहुत सारे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही रहने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए होम क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। घर में ऐसे मरीजों की बहुत खास देखभाल जरूरी है। मरीजों के कमरे ही नहीं बल्कि उनके बर्तन और कपड़े वगैरह भी अलग रखने को कहा गया है। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिसको लेके बहुत से लोग भ्रम में हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी सवालों का जवाब। इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के मिथक भी लोगों के बीच फैल रहे हैं, जिनको लेकर आम लोगों में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या हर समय घर की खिड़कियां, दरवाजे वगैरह बंद रखना चाहिए? नहीं, दरअसल यह लोगों का भ्रम है। विशेषज्ञ के मुताबिक घर या ऑफिस अंदर स्वच्छ हवा का आना जरूरी होता है। इस बारे में पूर्व में हो चुकी कई रिसर्च में बताया जा चुका है कि कमरे में ताजी हवा और रोशनी का आवागमन वातावरण को साफ और संक्रमण मुक्त रखने में मदद करता है। क्या संक्रमितों द्वारा इस्तेमाल बर्तन या कपड़ों, तौलियों, चादर वगैरह बाहर फेंक देना चाहिए? स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश में बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को अच्छी तरह साबुन या डिटर्जेंट से साफ करना चाहिए। साफ करते समय हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए और फिर ग्लव्स उतारकर दोबारा हाथों को अच्छी तरह धो ले। बर्तन धोने के बाद उन्हें ठीक से सूखने दे। तौलिया, चादर वगैरह की भी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। गुनगुने पानी में डिटर्जेंट और साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। इन कपड़ों को धूप में सुखाएं। कोरोना संक्रमण के दौर में तनाव से कैसे रहें दूर? संक्रमण के बीच लोगों के मानसिक तनाव का शिकार होने की भी संभावना रहती है। लोगों को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने के लिए बातें करनी चाहिए। वीडियो कॉल पर भी बातें करनी चाहिए। खान पान और नींद का भी ध्यान रखना जरूरी। खान पान का ध्यान रखें, पूरी नींद ले, नियमित व्यायाम करें और खुद को व्यस्त रखें। कोरोना के बारे में फेसबुक, व्हाट्सएप पर चल रहे अफवाहों से दूर रहें। वर्तमान में जिए और भरोसा रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। कोरोना संकट के बीच सवाल, डर और कई तरह की आशंकाओं के बीच संशय और भय का माहौल होना लाजिमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात पर जोर देता है कि कोरोना वायरस से डरने की बजाय एहतियात बरतने की जरूरत है। इस महामारी के दौर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अफवाहों से दूर रहें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।
নমস্কার, আমি সঙ্গীতা সিনহা। কলকাতার আলোর দিশা অর্গানাইজেশন একটা খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যেটা হচ্ছে অনলাইন ট্যালেন্ট কন্টেস্ট। এবং এই কন্টেস্টটার মাধ্যমে যে সমস্ত স্পেশাল চাইল্ড আছে তাদের বিভিন্ন পারফরমেন্স এবং ট্যালেন্ট দেখানোর একটা সুযোগ করে দিয়েছে। তো সত্যি অনেক ধন্যবাদ জানাই আমি আলোর দিশা এই সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভকে। আমি অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই অমিত বসুরায় চৌধুরী এবং পিয়ারি বসুরায় চৌধুরীকে, যারা শুধুমাত্র এ ধরনের কাজও নয় এবং তারা বিভিন্ন সমাজের বা সোশ্যাল ওয়ার্কও করে থাকেন বা এখনও করে চলেছেন, যেটা হচ্ছে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধ মানুষদের নানা রকমভাবে এনকারেজ করা বা এন্টারটেন করা। এবং এই যে লকডাউনের মধ্যে যে কত মানুষ তারা অসহায় আছে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এবং ত্রাণ দেওয়া, তো এই ধরনের কাজও ওনারা করে থাকেন। স্পেশাল বাচ্চাদের জন্য ওনারা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং স্পেশাল বাচ্চাদের জন্য ওনারা অনেক কিছু করেও চলেছেন। আর আফটার লকডাউন ইন ফিউচারে বাচ্চাদের জন্য একটা ইনস্টিটিউটও খুলবেন। এই লকডাউন পিরিয়ডে অনলাইন কন্টেস্টে যে ধরনের কম্পিটিশনগুলি ওনারা করেছেন এবং সেই কম্পিটিশনে আমাকে বিচারক হিসাবে ওনারা রেখেছেন, এবং সত্যিই আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে আজকে আমি ওদের ট্যালেন্ট দেখে সত্যিই ভীষণ অভিভূত। তো ওদের জন্য অনেক ভালোবাসা, অনেক শুভকামনা রইল আগামী দিনের জন্য। যদিও সবাই খুব ভালো পারফর্ম করেছে, তবুও তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি বেছে নিয়েছি। যেমন ফার্স্ট হয়েছে সঙ্গীতা সূত্রধর, সেকেন্ড হয়েছে প্রতিভা হাজরা, থার্ড সৌমিক চ্যাটার্জি, ফোর্থ চিরঞ্জিত দাস। তো এরা খুব ভালো পারফর্ম করেছে এবং আমি ওদের পারফরমেন্স দেখেছি, অসম্ভব ভালো এরা পারফর্ম করেছে এবং সামনের দিনগুলো যেন তারা আরও অনেক ভালোভাবে এগিয়ে যাক। আলোর দিশার জন্য রইল আমার অনেক শুভেচ্ছা এবং আলোর দিশা যেন এভাবেই। নমস্কার, কলকাতা আলোর দিশা আয়োজিত বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে মেয়েদের নিয়ে সঙ্গীত এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজনে বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে কলকাতা আলোর দিশা যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল অনলাইনের মাধ্যমে, কেননা আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব লড়াই করছি এবং লকডাউনের মধ্যে রয়েছি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলছি, যার কারণে এই মুহূর্তে কোনো রকম সোশ্যাল গ্যাদারিং অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তার জন্য এই অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল কলকাতা আলোর দিশা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। আমাদের কলকাতা আলোর দিশার কর্ণধার অমিত এবং পিয়ালি, তাদের দুজনকেই আমি সাধুবাদ জানাই। আগামী 4 জুন কলকাতার আলোর দিশা শুভ জন্মদিন, সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তাদের এই আগামী দিনে এইভাবে আলোর পথে এগিয়ে চলুক কলকাতার আলোর দিশা, আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আর এই বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে মেয়েদের নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে বিচারকের ভূমিকায় রাখার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে এখন আসছি। প্রতিযোগিতা নিয়ে বাচ্চারা তোমরা খুব ভালো করেছো,
প্রত্যেকে এইভাবে এই সময়ে আমি বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে মেয়েদের অভিভাবকদের জন্য আমার অনেক অনেক অভিনন্দন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা এইভাবে শিশুদেরকে উৎসাহিত করছে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে তাদেরকে পার্টিসিপেট করার জন্য যা যা প্রয়োজন তারা করে সেটা পাঠিয়েছেন তার জন্যে। আর আমরা এই বিচারকের যে মূল ধারাগুলো সেগুলোকে মাথায় রেখেই আমরা বিচার করেছি। সেটা হচ্ছে ছন্দ, বাণী, সুর, তাল, লয় এবং উপস্থাপনা। আমি প্রত্যেকেই খুব ভালো করেছে, বাচ্চারা সকলেই খুব ভালো করেছে। তোমরা আরো ভালো করো এবং আমি যেই দিকগুলোর কথা বললাম তোমরা সেগুলো খেয়াল রাখবে। গান, সুর তো থাকবেই, তালও থাকতে হবে, তার সাথে ছন্দ এবং তার সঙ্গে উপস্থাপনা এবং বাণীর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। তোমরা সেগুলো চর্চা করবে। আর আজকের যে এই কম্পিটিশনে আমরা যে বিচারকের যেটা ভূমিকায় ছিলাম তাদের মধ্যে যে প্রথম হয়েছে আমি তার কথা বলছি। প্রথম হয়েছে শঙ্খ সাহা, দ্বিতীয় হয়েছে দীপশেখর সরকার, তৃতীয় হয়েছে পৌলমী মজুমদার, চতুর্থ হয়েছে ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, তারপরে রয়েছে অরিত্র, রয়েছে দেবায়ন, রয়েছে সৌম্যজিৎ চৌধুরী। প্রত্যেকে তোমরা এক এক নাম্বারের জন্য তোমরা কম পেয়েছো, বাকি তোমরা সবগুলো দিক খুব ভালো করেছো, আরো ভালো করো সেই আমার আশীর্বাদ এবং তোমাদের প্রতি শুভকামনা রইল। আর এই লকডাউনের মধ্যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এই অনুষ্ঠানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে কলকাতা আলোর দিশা, তার জন্য আমি তাদেরকে অনেক সাধুবাদ জানাই এবং জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। নমস্কার, আমি কথাকলি সোমা। কলকাতা আলোর দিশার পক্ষ থেকে যে বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যারা বিশেষভাবে সক্ষম বা স্পেশাল চাইল্ড তাদের নিয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। আর সেই প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কথাটি বলার, যেহেতু এই প্রতিযোগিতা ছিল স্পেশাল চাইল্ডদের নিয়ে, তাই প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় কে হয়েছেন তার থেকেও বড় কথা আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা প্রত্যেকটি প্রতিযোগী অসম্ভব ভালো তারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। কারণ তারা তাদের যে অক্ষমতা সেটাকে দূরে সরিয়ে রেখে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। কাজেই তাদের প্রত্যেকের জন্য আমার তরফ থেকে রইল অনেকটা শুভকামনা। যেহেতু প্রতিযোগিতা, সেহেতু এখানে হলটা অবশ্যই বলতে লাগে, তাই বলি। প্রথম নাজমুল হাসান মণ্ডল, দ্বিতীয় সায়ন্তন এবং তৃতীয় তন্ময় সরকার। এছাড়াও প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য আলোর দিশার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। शहर में हम बेसहारे, गांव मेरा घर पुकारे। कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े। ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए,
में भूखे भात लाने दूर आए। धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए। धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। This song in empathy of all the migrant labor in the country. So those who are daily wagers, they will have no livelihood, who come from elsewhere for seasonal labor and they're all stuck here, they can't go back home. They don't have money, they don't have food. Children, mothers and others are in their villages wherever far away. The worry of what's happening to them right now with the pandemic, it is this segment which will be hit very hard. I wish these simple people who left their homes just in pursuit of livelihood, we must ensure they do not go into starvation mode. मुश्किलों की इस घड़ी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। शांति और ज्ञान चाहिए तो अपनाए भगवान बुद्ध की ये 8 बातें, अर्थात बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग देगा शांति, ज्ञान और निर्वाण। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अति 2 प्रकार की होती है। एक अति है भोग विलास में, काम सुख में ऊपर से नीचे तक डूब जाना। गिरे हुए भूले हुए लोग इसे अति में पढ़ते हैं। दूसरा अति है शरीर को अत्यधिक पीड़ा देकर तपस्या करना, अपने को विभिन्न प्रकार से पीड़ा पहुंचाना। दोनों अति को छोड़कर तथागत ने एक मध्यम मार्ग खोज निकाला, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह मार्ग शांति, ज्ञान और निर्वाण देने वाला है। अमृत की ओर ले जाने वाला मार्गों में अष्टांगिक मार्ग प्रथम मंगलमय मार्ग है, जो इस प्रकार है। पहला, सम्यक दृष्टि, दुख का ज्ञान, दुखोदय का ज्ञान, दुख निरोध का ज्ञान और दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का ज्ञान। इस आर्य सत्य चतुष्य के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। दूसरा, सम्यक संकल्प, निष्क्रमता संबंधी यथार्थ, अनासक्ति संबंधी संकल्प, अहिंसा संबंधी संकल्प और अद्रोह संबंधी संकल्प को सम्यक संकल्प कहते हैं। तीसरा, सम्यक वचन, असत्य वचन छोड़ना, चुगलखोरी छोड़ना, कठोर वचन छोड़ना और बकवास छोड़ना सम्यक वचन है। चौथा, सम्यक कर्मार्थ, प्राणी हिंसा से विरत होना, बिना दी हुई वस्तु ना लेना और कामाभोग के मिथ्याचार दुराचार से विरत होना ही सम्यक कर्मार्थ है। पांचवा, सम्यक आजीव, आजीविका से मिथ्या साधनों को छोड़कर अच्छी आजीविका से जीवन व्यतीत करना सम्यक आजीव है। छठा, सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्म अर्थात पाप उत्पन्न ना होने देने के लिए निश्चय करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, चित्त को पकड़ना और रोकना तथा कुशल धर्म अर्थात सत्य कर्म की उत्पत्ति, स्थिति, विपुलता और परिपूर्णता के लिए उद्योग आदि करना ही सम्यक व्यायाम है। सातवां, सम्यक स्मृति, अशुचि, जरा, मृत्यु आदि दैहिक धर्मों का अनुभव करना तथा उद्योगशील अनुभव ज्ञान मुक्त हो लोभ और मानसिक संताप को छोड़कर जगत में विचरना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, आठवां, सम्यक समाधि, कुशल धर्मों अर्थात संपन्न वृत्तियों में समाधान रखना ही सम्यक समाधि है। इस सम्यक समाधि की प्रथम
द्वितीय, तृतीय और ध्यान रूपी 4 सीढ़ियाँ हैं। प्रथम ध्यान में वितर्क और विचार का लोप हो जाता है। प्रीति, सुख और एकाग्रता ये तीनों मनोवृत्तियाँ ही रहती है। तीसरे ध्यान में प्रीति का लय हो जाता है, केवल सुख और एकाग्रता ही रहती है। चौथे ध्यान में सुख भी लुप्त हो जाता है, उपेक्षा और एकाग्रता ही रहती है। सुख दुख समुदाय और दुख निरोधगामी मार्ग, इन 4 आर्य सत्यों को ज्ञान न होने से युगों तक हम सब लोग संस्कृति के पास में बंधे पड़े हैं। किंतु अब इन आर्य सत्यों का बोध होने से हमने दुख की जड़ खोद निकाली है और हमारा पुनर्जन्म से छुटकारा हो गया है। इस तरह शांति और ज्ञान के लिए भगवान बुद्ध की ये 8 बातें पूर्ण तरह से अपनाने योग्य है और अपनाना जरूरी भी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। ফেরায়ও না জননী, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Hey, deep in my heart, I do believe that we shall live in peace someday. Deep in my heart, I do believe. দিনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো। That we'll walk hand in hand someday. And here we go with the violin solo. আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণ তলে বসে থাকিব। আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব। তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়। Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome Oh yeah, someday. deep in my heart, তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়। We shall overcome. কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো, ওই যে হিরে তমস ঘন ঘোরা গহন রজনী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও। ফিরায়ও না। deep in my heart, I do believe that we are not afraid. We shall overcome someday. We walk hand in hand someday. Hand in hand someday. We will live in peace someday.